नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 के निबंधात्मक व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न आता है, समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार 19वीं सदी में भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के उत्तरदायी कारक बने, विवेचित कीजिए। तो इसका उत्तर है, समाज सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। समाज सुधार आंदोलनों के अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके वजह से समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पहला आता है बाल विवाह। प्राचीन समय में भारतीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी प्रबल था। माता पिता के द्वारा कम आयु में ही बच्चों की शादियां करवा दी जाती थी, जिससे आगे चल कर के महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है सती प्रथा। इस प्रथा ने महिलाओं के जीवन में काफ़ी समस्याओं को उत्पन्न किया। प्राचीन समय में महिलाओं को अपने स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जिस भी विवाहित स्त्री का पति का देहांत हुआ है, उस स्त्री को अपने पति के साथ ही उसकी शैया पर सती होना पड़ता था। तीसरा पॉइंट आता है महिलाओं व वंचित वर्गों के साथ भेदभाव। 19वीं सदी के पूर्व चूँकि महिलाओं व वंचित वर्गों को स्वतंत्र जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक त्रासदियों को भुगतना पड़ा। अनेक जो घटनाएं थी, जो भयंकर विपदाएं थी, उनको भुगतना पड़ा। समाज में महिलाओं को लोक लाज का प्रतीक माना जाने लगा। जो महिलाएं थी उनको लोक लाज का प्रतीक माना जाने लगा कि महिलाओं को घर के अंदर ही रह करके कार्य करने चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसके कारण उन्हें घर की चार दीवारी के भीतर ही कैद होके रहना पड़ता था। उनका पालन पोषण पारंपरिक विचारधाराओं के आधार पर ही किया जाता था। समाज में महिलाओं को सदैव पुरुषों से कम आंका जाता था। पहले के समय में जो समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों से कम आंकी जाती थी, जिससे समाज में लिंग भेद की समस्या उत्पन्न हो गई। महिलाओं का कम आयु में ही विवाह हो जाना, विधवा विवाह की समस्या आदि अनेक ऐसे कारक थे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को काफ़ी हद तक तोड़ दिया। भारतीय समाज में वंचित समूह कहे जाने वाले निम्न जातियों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय रही। उनके निम्न जातियों में जन्म लेने के कारण उन्हें अनेक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता था। उच्च जाति के सदस्य उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। उन्हें कई अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। उन्हें सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक रूप से कई समस्याओं से गुजरना पड़ता था। इसी वजह से छुआछूत की भावना भारतीय समाज में इतनी प्रबल थी। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, भारत में पश्चिमीकरण के फलस्वरूप हुई सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विस्तार से चर्चा करें। तो पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अर्थ है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का अर्थ पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण करना या उसका अनुसरण करना है। पश्चिमीकरण की जो पूछा गया है, भारत में पश्चिमीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विस्तार से चर्चा करें, तो हम सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का अर्थ पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण करना या उसका अनुसरण करना है। फिर आती है इसकी परिभाषा श्रीनिवास के अनुसार। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का विकास भारतीय समाज में अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ हुआ। उनके अनुसार जब पश्चिमी देशों के रिवाजों, कार्यप्रणालियों, रहन सहन के स्तर आदि का अनुपालन जब भारतीय समाज या पूर्व देशों के नागरिकों के द्वारा किया जाता है, तब उस प्रक्रिया को पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में हुए सामाजिक परिवर्तनों का विवरण निम्नलिखित है। पहला आता है परंपरागत संस्थाओं के स्थान पर नवीन संस्थाओं का उदय।
अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का उदय। फिर चौथा आता है भोजन प्रणाली में बदलाव, जातिगत भेदभाव में शिथिलता का आना। फिर ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, संस्कृतिकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन समाजशास्त्र में सर्वप्रथम श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्जेस ऑफ साउथ इंडिया में किया। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी निम्न हिंदू जाति के सदस्य उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि व अन्य प्रणालियों को ग्रहण करते हुए अपने रिवाजों, जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। श्रीनिवास ने यह बताया कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्करण में उच्चता की ओर ले जाता है। संस्कृतिकरण किसी समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में एक सुधार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित समूह के रीति रिवाजों एवं उनके नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। फिर आती है संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण। श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से अनेक विद्वान सहमत नहीं है। उनके अनुसार संस्कृतिकरण का एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। विद्वानों के अनुसार यह प्रक्रिया कोई भी एक अवधारणा न होकर के अनेक अवधारणाओं का योग है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, यह विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करने वाली संस्कृतिकरण की ही प्रक्रिया है। फिर आते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई संस्कृतिकरण के विपक्ष में परिभाषाएं। जो संस्कृतिकरण है इसके विपक्ष में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। पहली आती है मजूमदार के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सैद्धांतिक केवल एक सैद्धांतिक रूप में ही होता है। जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देने लगते हैं, यह गतिशीलता से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव मान्यता की दृष्टि से उचित नहीं है। वैली के अनुसार आती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या करना संभव नहीं है। इस प्रकार बैली की संस्कृतिकरण की अवधारणा को सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या में स्पष्ट नहीं मानते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संस्कृतिकरण पर आलोचनात्मक टिप्पणी की है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के कारकों की विस्तार से व्याख्या करें। तो धर्मनिरपेक्षीकरण, सबसे पहले धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है उसको देखते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणाओं की पकड़ या प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं। अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धार्मिक विश्वासों में कमी आती है, समाज में बुद्धि एवं तर्क की महत्ता में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्भव के कारक, क्योंकि यहाँ पर कारकों की विस्तार से व्याख्या करनी है। तो कारक आते हैं। कारक में पहला कारक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों के उद्भव का मुख्य उद्देश्य पुराने समय से चले आ रहे धार्मिक रीति रिवाजों के ऐसे स्वरूपों का विरोध करना था जो तर्क पर आधारित नहीं थे। इन आंदोलनों के द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। फिर आता है पश्चिमीकरण। इस प्रक्रिया ने समाज के हर पक्ष को प्रभावित किया, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव दृष्टिगोचर हुए हैं। पश्चिमीकरण के कारण व्यक्तिगत जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, धार्मिक संगठनों का अभाव। भारत में लौकिकरण के विकास में प्रमुख धार्मिक संगठनों के अभाव ने एक प्रमुख कारक के रूप में प्रमुख कार्य
प्रमुख रूप से कार्य किया है। फिर है नगरीकरण। लौकीकरण की प्रक्रिया के कारण नगरों का विकास हुआ, जिससे गांवों से लोगों का नगरों की ओर पलायन हुआ। इसके साथ ही शहरों में वैज्ञानिक तथा पूर्ण चिंतन का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। फिर आता है 5वां पॉइंट, यातायात व संचार के साधन। इन साधनों के विकास के कारण दूरस्थ रहने वाले लोगों के बीच की दूरी कम हुई है। धर्म, जाति, राज्यों के नाम पर बटे हुए लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताते हुए उत्तर आधुनिकीकरण के बारे में बताइए। अलातास ने आधुनिकीकरण के संबंध में कहा है। ये अलातास समाजशास्त्री का नाम है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है तथा समाज अच्छाई की ओर बढ़ता है। लंदन ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण की 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये इसकी 7 विशेषताएं जो है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली, वैज्ञानिक भावना। नगरीकरण में वृद्धि, संचार के साधनों में क्रांति, शिक्षा का प्रसार, मतदान व्यवहार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, व्यापक आर्थिक साझेदारी। उपर्युक्त विशेषताओं का केंद्र बिंदु जीवन के सभी पक्षों में सुधार, दृष्टिकोण की व्यापकता, नवीनता के प्रति लचीलापन एवं परिवर्तन के प्रति स्वीकारोति है। डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में उत्तर आधुनिकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों का विवेचन प्रस्तुत किया है। पहला आता है उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक पैराडिम है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है। दूसरा, इसकी अभिव्यक्ति जीवन की विभिन्न शैलियों में जैसे साहित्य, दर्शन व कला आदि में दृष्टिगोचर होता है। तीसरी, उत्तर आधुनिकीकरण समानता की अपेक्षा विविधता को स्वीकार करती है। चौथा, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। पांचवा, इसके केंद्र बिंदु अपेक्षित महिलाएं व हाशिए में रहने वाले लोग हैं। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला आता है सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। जब समाज की समस्त इकाइयां आपस में मिलकर एक प्रतिपादित इकाई या ढांचे का निर्माण करती है तो उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना का शाब्दिक अर्थ ढांचा या आकार। फिर आती है इसकी विशेषताएं। ये समाज की एक अमूर्त अवधारणा है। ये अभूत लिखा हुआ है, इसकी जगह होगा अमूर्त। अमूर्त अवधारणा है। सामाजिक संरचनाएं उपसंरचनाओं द्वारा निर्मित होती हैं, स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। सामाजिक संरचना कोई स्थित वस्तु नहीं है, यह एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। यह इकाइयों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। सामाजिक संरचना के माध्यम से ही समाज के विभिन्न पक्षों के बाह्य रूप को जाना जा सकता है। सामाजिक संरचना की इकाइयाँ आपस में परस्पर रूप से संबंधित होती हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मुरे ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में यह स्पष्ट किया है कि आधुनिकीकरण के अंतर्गत परंपरागत अथवा पूर्ण आधुनिक समाज का पूर्ण परिवर्तन वहाँ की औद्योगिकी एवं उससे संबंधित सामाजिक संगठन के रूप में होता है, जो पश्चिमी देशों के विकसित अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली और राजनीतिक दृष्टि से स्थित राष्ट्रों में पाई जाती है। आधुनिकीकरण की सांस्कृतिक सर्वव्यापी प्रक्रिया माना जा सकता है। आधुनिकीकरण का आशय केवल प्राविधिक उन्नति से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। फिर आती है आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं। लंदन ने आधुनिकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वैज्ञानिक भावना का पाया जाना, नगरीकरण में इस प्रक्रिया से वृद्धि हुई है। शिक्षा में विकास हुआ है। संचार के साधनों का विकास हुआ है।
व्यापक आर्थिक साझेदारी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। अब आता है डेविड हार्वे ने उत्तर आधुनिकता के कौन से लक्षण बताए हैं। उत्तर आधुनिकता के लक्षण डेविड हार्वे ने कंडीशन ऑफ मॉडर्निटी में उत्तर आधुनिकता के निम्न लक्षण बताए हैं। पहला, उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक पैराडिम है। दूसरा, उत्तर आधुनिकता बहुआयामी होती है। उत्तर आधुनिकता में विखंडन होता है, जो विखंडन के रूप में ये समानता के स्थान पर विविधता को स्वीकार करती है। उत्तर आधुनिकता का स्थानीय स्तर पर उसकी प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। ये पूंजीवादी विकास का एक बड़ा चरण है। उत्तर आधुनिकता की अपनी संस्कृति होती है। ये थे हमारे अभ्यास के निबंधात्मक प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसी के साथ में धन्यवाद।